फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 3 साहित्य शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो के काव्य सिद्धांत के विषय में जानेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। प्लेटो एक प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इनका काव्यशास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इयोन, सिम्पोजियम और रिपब्लिक में ही इनकी काव्य संबंधी मान्यताएं ज्ञात होती है। आगे देखते हैं। काव्य और कला के विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता है। उन्होंने एकेडमिया नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त है। आगे चलकर इसे ही एकेडमी ऑफ प्लेटो कहा जाने लगा। आगे देखते हैं। प्लेटो के दर्शन में प्रमुखतः 5 विषयों का उल्लेख मिलता है। पहला, आदर्श राज्य की अवधारणा। दूसरा, ज्ञान मीमांसा। तीसरा, आत्मा की अमरत्व सिद्धि। चौथा, सृष्टि शास्त्र। पांचवा, प्रत्यय सिद्धांत। प्लेटो प्रत्ययवादी अर्थात आदर्शवादी दार्शनिक थे। इस दर्शन के अनुसार विचार अर्थात प्रत्यय ही परम सत्य है और यह संसार प्रत्यय का अनुकरण है। कलाकार अनुकरण का अर्थात इस संसार का अनुकरण करता है, इसलिए उसकी कलाकृति सत्य से 3 गुनी दूरी पर है। प्लेटो के प्रत्ययवादी दर्शन में प्रत्यय अर्थात परम सत्य, प्रत्यय का आभास या प्रतिबंध अर्थात वस्तु जगत और वस्तु जगत के प्रतिबिंब अर्थात कला जगत क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं। अर्थात किसी कलाकार की कलाकृति इस दृश्यमान जगत का अनुकरण होती है। प्लेटो का मानना है कि परम सत्य से 3 गुना दूर होने के कारण कला मिथ्या या झूठ है। प्लेटो के शब्दों में कहा जाए तो कला सत्य से त्रिधा अपेत अर्थात थ्राइस रिमूव्ड है। अपनी संरचना में अयथार्थ या मिथ्या होने की वजह से कोई कलाकृति व्यक्ति और राज्य का कल्याण नहीं कर सकती है। काव्य के आधार को ही अयथार्थ, मिथ्या तथा काव्य के प्रभाव को अशुभ बताने के कारण प्लेटो ने आदर्श राज्य में कवि की उपयोगिता को नहीं स्वीकारा। प्लेटो सद्मूल्यों को महत्व देते हैं। उनका मानना है विवेकहीन, अपरिपक्व, मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो। आगे देखते हैं। प्लेटो कविता को इस रूप में स्वीकारते हैं कि वह जीवन के शुभ का अनुकरण करे। प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण के साथ साथ अनैतिक होने के कारण भी किया है। प्लेटो द्वारा प्रयुक्त अनुकरण शब्द के अर्थ। यहाँ पर अनुकरण शब्द के 2 तरह के अर्थ दिए गए हैं। पहला, विचार जगत व दृश्यमान अथवा वास्तविक जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए, यह तथ्य मीमांसा से संबंधित है। और दूसरा, वास्तविक जगत व कला जगत के बीच संबंध निरूपण के लिए, यह नैतिकता से संबंधित है। आगे देखते हैं। प्लेटो ने काव्य रचना से लेकर विद्या के चयन तक में ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव माना है। प्लेटो का मानना है कि कवि या रचनाकार एक माध्यम मात्र है, काव्य का वास्तविक रचयिता ईश्वर होता है। आगे देखते हैं। प्लेटो के महत्वपूर्ण कथन। कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता है, तब तक काव्य के देववाणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता है। दूसरा, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। आगे देखते हैं। प्लेटो द्वारा किए गए काव्य के 3 भेद हैं। पहला, अनुकरणात्मक, जिसमें प्रहसन और दुखांतक नाटक आते हैं। दूसरा, वर्णनात्मक, जिसमें दिथिरैम्ब अर्थात प्रगीत आते हैं। तीसरा, मिश्र, जिसमें महाकाव्य आते हैं। प्रगीत के मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं। पहला शब्द, दूसरा माधुर्य, तीसरा लय। इनमें माधुर्य और लय शब्द पर आश्रित रहते हैं।
प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, ईश्वर द्वारा रचित प्रत्येक जगत ही सत्य है। दूसरा, वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति या छाया होने के कारण मिथ्या या असत्य है। तीसरा, कला जगत वस्तु जगत की छाया या अनुकृति होने के कारण और भी मिथ्या है, क्योंकि वह अनुकृति की अनुकृति है। प्लेटो के अनुसार जब काव्य का आधार ही मिथ्या है तो वह उपयोगी कैसे हो सकता है। अतः उसने घोषित किया कि गणतंत्र में कवियों का कोई स्थान नहीं है। उसमें दार्शनिकों, विचारकों को महत्व मिलना चाहिए, गणितज्ञों और संगीतज्ञों को सम्मान मिलना चाहिए। प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रभाव अशुभ होता है और वह वासनाओं को जागृत करके पाठकों और श्रोताओं के विवेक को कुंठित कर देता है। काव्यों में प्रायः सज्जनों को दुख और दुर्जनों को सुख भोगते हुए दिखाया जाता है। प्लेटो को वह भी मान्य नहीं था। वह चाहते थे कि सज्जन सुखी चित्रित किए जाएं और दुर्जनों को दंडित और दुखी दिखाया जाए। अतः स्पष्ट है कि प्लेटो की काव्य संबंधी दृष्टि पूर्णतः नैतिक है। प्लेटो के अनुसार काव्य रचना की प्रेरणा ईश्वरीय होती है और कवि देवी प्रेरणा से आविष्ट होकर काव्य रचना करता है। यह सिद्धांत भी महत्वपूर्ण माना गया है और काव्य की रचना प्रक्रिया के विश्लेषण में बहुत दिनों तक इसका उपयोग होता रहा। प्लेटो ने स्वीकार किया है कि भय और करुणा ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव हैं। ट्रेजेडी का अभिनय देखने पर दर्शकों के चित्त में भय एवं करुणा के प्रभाव से जो बाहरी उद्वेलन होता है वह अंतस में उन्हें शांति भी प्रदान करता है। प्लेटो की इस स्वीकृति में विरेचन की अवधारणा का संकेत मिल जाता है। रिपब्लिक में प्लेटो ने लिखा है कि कवियों को राज्य में रहने की जगह नहीं है। वह केवल ऐसे कवि को राज्य का नागरिक बनाना चाहेगा जो पुण्य आत्माओं का गुणगान करता है और नागरिकों के चरित्र निर्माण में सहायक काव्य रचना करता है। प्लेटो का मत पूर्णतः काव्य विरोधी है। उन्होंने काव्य का विरोध 4 दृष्टियों से किया है: नैतिक, भावात्मक, बौद्धिक और शुद्ध उपयोगितावादी। आगे देखते हैं। प्लेटो ने सभी कलाओं की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए प्रतिपादित किया कि काव्य, चित्र, नाटक आदि सभी कलाओं की मूल प्रकृति अनुकरण की है। उसके बाद के काव्य चिंतकों ने प्लेटो के इस सिद्धांत को मूल रूप में स्वीकार किया। सभी ने इसके द्वारा अनुकरण के लिए प्रयुक्त शब्द माइमेसिस का ही प्रयोग किया। आगे देखते हैं। सभी कलाओं में आवयविक एकता, ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए। आंतरिक सामंजस्य के अभाव में कोई भी कलाकृति सुंदर नहीं हो सकती। प्लेटो का यह सिद्धांत भी आज तक महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखते हैं। प्लेटो ने पहली बार रूप की दृष्टि से काव्य का वर्गीकरण किया। उसके अनुसार काव्य 3 प्रकार का होता है। पहला गीतात्मक, दूसरा महाकाव्यात्मक और तीसरा नाट्य प्रधान। आगे देखते हैं। काव्य के उद्देश्य पर विचार करते हुए प्लेटो ने कहा था, श्रेष्ठ काव्य वह नहीं है जो पाठकों का हल्का मनोरंजन करके थोड़े समय का सुख प्रदान करता है। श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्र का निर्माण करता है।